अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है वेरिएशंस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि रेशो क्या था जी। रेशो था जी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप, और प्रोपोर्शन क्या था जी, वो दो रेशोज़ के दरमियान रिलेशनशिप या इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज़। और ये जो वेरिएशन है इसको आप कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन की ही एक टाइप है, और ये बताती है कि एक जो क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रही है या इन्वर्सली रिलेट कर रही है। ठीक है, तो अब देखें जी, इसके बाद साथ ही हम वेरिएशंस की, इसको आप प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, और इसकी टाइप्स आ जाती हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेम वही चीज़ है। एग्जाम्पल 1 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ रेशो 2 प्लस m रेशो m प्लस 12 एंड 2 रेशो 3 आर इक्वल। अब देखें जी, दो रेशोज़ दी गई हैं और कहा गया कि दोनों रेशोज़ इक्वल हैं, तो इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ क्या बन जाती है, वो प्रोपोर्शन की तरफ चली जाती है। यानी कि मेन टॉपिक हमारा प्रोपोर्शन ही रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं जी, रेशो को यानी कि ए रेशो बी को हम लिख सकते हैं। ए ओवर बी में हमने स्टार्ट में पढ़ा था रेशो के डिफाइन में, तो इसी तरह से उन्होंने इसको लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है इन्होंने। ठीक है, m प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 प्लस m को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसको सॉल्व आउट करने के बाद m की कीमत निकाल दी 18। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। x रेशो वाई इक्वल 4 रेशो 5, तो हमने ये वाली रेशो फाइंड करनी है। ये कितनी आएगी? अच्छा जी, अब दोनों रेशोज़ को आपने करना क्या है जी, कोशेंट की फॉर्म में लिख लेना। ठीक है जी, बटे की फॉर्म में लिख लेना। अब यहाँ पर x बटा वाई की कीमत कितनी आ रही है, वो आ रही है 4। तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सेकंड वाला कोशेंट है ना, इसमें x बटा वाई बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, हम दोनों तरफ से y कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी y कॉमन लेंगे, यहाँ से भी y कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर 3x के साथ तो y है नहीं, तो जब यहाँ से कॉमन जाएगा तो इसके साथ y डिवाइड हो जाएगा, और 2y के पास y मौजूद है, तो वो y हमारे पास ये बाहर आ गया। तो अब आप लोग देख सकते हैं, ऑब्वियसली जब ये वाला y 3 इंटू एक्स ओवर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से जवाब हमारे पास 3x ही आएगा। तो इस तरह से आप कॉमन निकाल सकते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट के अंदर मौजूद ना हो, जब आप वो वाली वैल्यू कॉमन लेंगे तो वो चली जाएगी ब्रैकेट के अंदर बटे में। ठीक है जी, और इसी तरह हमने डिनोमिनेटर में से y कॉमन लिया। अब ये वाला y तो y से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो x ओवर y आ रहा है दोनों टर्म्स में, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, 4 ओवर 5। तो और इसको सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 11 ओवर 14। एग्जाम्पल नंबर 3 कहते हैं कि द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज़ 2 रेशो 3, यानी कि दो नंबर हैं, हमें नहीं पता वो कौन से, उनकी रेशो है 2 रेशो 3। इसका मतलब अगर वो एक के यूनिट 2 हैं तो दूसरे के 3 होंगे, एक के 4 हैं तो दूसरे के 6 होंगे, एक के 6 हैं तो दूसरे के 9 होंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाले 2 के मल्टीपल्स बन रहे हैं और ये वाले हमारे पास 3 के मल्टीपल्स बन रहे हैं। तो 2 के मल्टीपल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू के, और 3 के मल्टीपल को लिख सकते हैं हम 3 इंटू के। तो दरअसल हमारे पास जो एक्चुअल रेशो है वो है 2 के रेशो 3 की। तो ये हम यहाँ से रेशो लिख लेंगे कि हमारे पास रेशो जो है वो 2 के रेशो 3 की है। इफ़ 8 इज़ एडेड टू बोथ नंबर्स, यानी कि 2 के में भी हमने 8 प्लस कर दिया और रेशो 3 के में भी हमने 8 को ऐड कर दिया। ओके, देन द न्यू रेशो बिकम 4 रेशो 5। तो जब हमने ये दोनों तरफ 8 को ऐड किया तो इसका आंसर किसकी इक्वल आएगा, वो आएगा 4 रेशो 5 के इक्वल आंसर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ से बना ली, एक इक्वेशन बना ली, ये देखें जी। ओके, अब ये जो इन्होंने फ्रैक्शन में लिखा हो ना बच्चों, ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के प्लस 8 रेशो 3 के प्लस 8। तो इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो ये उन्होंने डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। और इक्वल 4 रेशो 5 था, तो उस 4 रेशो 5 को भी इन्होंने फ्रैक्शन में ही लिखा हुआ है।
वापस से आपने फर्स्ट एग्जांपल की तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और वहाँ से आपने के की वैल्यू निकाल लेनी है 4। और जो हमारे पास नंबर आएंगे वो एक का 2k था और एक था 3k। तो के की वैल्यू पुट करने से हमारे पास एक नंबर आ जाएगा 8 और दूसरा नंबर आ जाएगा 12। जैसा कि हम जानते हैं कि वेरिएशन जो होती है वो प्रोपोर्शन ही की एक टाइप, और जिस तरह से प्रोपोर्शन में दो टाइप्स थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन, सिमिलरली वेरिएशन के भी इसी तरह से दो टाइप हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन ये बताती है कि एक क्वांटिटी का जो दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट है, यानी कि अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। इसी तरह इन्वर्स वेरिएशन जो है वो ये बताती है कि अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब डायरेक्ट वेरिएशन यानी कि जो भी वेरिएशन का हमारे पास सिंबल है ये वाला सिंबल है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, वाई जो है वो डायरेक्ट वेरिएट कर रहा है किसको, एक्स को, यानी कि एक्स, अगर एक्स की कीमत बढ़ रही है तो वाई की कीमत भी बढ़ रही है, अगर एक्स की कीमत कम हो रही है तो वाई की कीमत भी कम हो रही है। ठीक है जी। अब यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व करना होता है और ये जो प्रोपोर्शनल का सिंबल है इसको ख़त्म करना होता है, इक्वल लगाना होता है, तो फिर हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना जो कि एक्स है, तो उसके साथ हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है वाई इक्वल के एक्स। अब इस इक्वेशन को आप लोग हल कर सकते हैं, अगर दो वैल्यूज़ आपको गिवन हो, दो वैल्यूज़ अगर गिवन हो तो तीसरी वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 पे। कहते हैं कि y जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज x, यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। अब कहते हैं कि y 8 है और x जो है वो 2 है, तो हमने y को x की टर्म में मालूम करना है। इसका मतलब ये होता है कि y का जो जवाब आना चाहिए उसमें x एज इट इज़ मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू आएगी वो आप पुट करेंगे, x की वैल्यू आप पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह सवाल हल करते हैं जी। तो हमने इसको लिखा जी y इक्वल के एक्स। यहाँ पर k की वैल्यू तो मालूम करना पड़ेगी, तो इसका मतलब पहले हमें y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकालना पड़ेगी। y था जी हमारे पास 8 और x हमारे पास 2, तो जब हमने ये वैल्यूज़ रखी तो k की वैल्यू आ गई 4। अब हमने y मालूम करना है x की शक्ल में, तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर आप k की जगह पे 4 पुट कर देंगे तो y का आंसर आ जाएगा x की फॉर्म में। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि आपने y मालूम करना है जब x 7 होगा, तो देखें जी यहाँ पर आप x की जगह पे 7 रखेंगे तो 7 इंटू 4 28 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर दी है। ठीक है जी। अब कहते हैं कि आपने x मालूम करना है जब y -28 है, तो y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -28, ये पुट कर दिया। 4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -7। ओके हो गया जी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है। कहते हैं कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ के। ठीक है जी, यानी कि अगर हम ये प्रोपोर्शनल का सिंबल वो ख़त्म करें तो r³ के साथ k मल्टीप्लाई, यानी कि कोई सा भी कांस्टेंट आप लिख सकते हैं वो मल्टीप्लाई होगा। तो इसके बाद आपका पहला काम होता है कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी होती है वो कितनी है, तो उसमें आपको y की कीमत पुट करना पड़ेगी और r की कीमत पुट करना पड़ेगी। v की कीमत कितनी है जी 5 और r की कीमत कितनी है 3, वो पुट करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 5/27। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि आपने v फाइंड करना है r की टर्म्स में, यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ k की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, और वो आ गया जी v इक्वल 5/27 ज़रब r³। सेकंड है जी v आपने फाइंड करना है जब r की कीमत 9 होगी, तो यहाँ पर आप r की जगह पे 9 पुट कर दें, 9 का क्यूब, और आंसर आ जाएगा आपके पास 35। फिर आपने r मालूम करना है जब v की कीमत 625 होगी, तो v की जगह पे 625 रखें और यहाँ पर r³ है, तो 5/27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो रकमें जो हैं वो उलट जाएंगी, 27/5 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3375। अब दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। ठीक है जी, क्यूब रूट लेने से हमारे पास आर का ये आंसर आ जाएगा। ये आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, वाकई 15 आता है। अब चलते हैं इनवर्स वेरिएशन की तरफ। फिर रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज सच एज इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काज ए डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, तो इसको हम जानते हैं इसके बारे में। अब इसको लिखते कैसे हैं जी, वो है जी वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स, यानी कि वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स।
तो y प्रोपोर्शनल 1/x लिखेंगे इसको। अब जब ये प्रोपोर्शनल इक्वल में चेंज होगा तो k इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा आंसर k/x बराबर y। तो यहाँ से हमारे पास k का जो जवाब आएगा वो x दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो k का आंसर आएगा x मल्टीप्लाई y। ठीक है, k क्या है जी, कांस्टेंट वैल्यू है। एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x, यानी कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया x के, इक्वल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर k/x, और यहाँ से k की कीमत आ जाएगी x इंटू वाई। x की कीमत कितनी है जी, हमारे पास 5 है, y की कीमत 12 है, तो x इंटू वाई 12 ज़रब 5, हमारे पास 60 जवाब आ गया जी, ये k का आंसर आ गया। अब उन्होंने फर्स्ट में कहा कि आपने फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ k, तो आप क्या करेंगे जी, इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, k की जगह पे 60 रखेंगे तो y बराबर 60/x ये जवाब आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि y मालूम करें जब x की कीमत 15 होगी, तो यहाँ पर आप x की जगह पे 15 रखें, k की जगह पे 60 रखें, तो y का जवाब 4 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग x मालूम करें जब y की कीमत -3 होगी, तो सेम यही इक्वेशन है, इसमें आपने x मालूम करना है, k और y की कीमत पुट कर देनी है, और x का आंसर आ जाएगा -20। अब चलते हैं प्रोपोर्शनल्स की तरफ। प्रोपोर्शनल क्या है जी, ये सिर्फ नाम है जी। अगर कोई 4 रकमें आपके पास प्रोपोर्शन में पड़ी हुई हैं तो उन चारों रकमों के कोई ना कोई नाम होंगे। अगर वो चारों रकमें एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है जी, यानी कि A/B प्रोपोर्शन C/D है, तो हमारे पास A जो होगा वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल होगा, B सेकंड प्रोपोर्शनल, C थर्ड प्रोपोर्शनल, और D जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करें, तो इसका मतलब सभी रकमें जो हैं वो डिफरेंट हैं और आपने लास्ट पे डी फाइंड करना होता है। इसके बाद आ जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, इसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं। अब जितनी भी टाइप्स हैं ना, आगे हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल या कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, इनमें सेम ये वाली चीज़ है। ठीक है जी। अब अगर ये वाली कंडीशन आप लोगों को मालूम है, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका नाम जान लें जी, इसको कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। अब इसमें ये जो दरमियान में आ रहा है ना बी, इसको कहा जाता है मीन प्रोपोर्शनल। अगर आपसे कहा जाए मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करें, तो आपने बी फाइंड करनी है। और ये जो लास्ट पे सी है, इसको कहा जाता है जी हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल, और बी को कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल, और ए क्या है जी, वही फर्स्ट प्रोपोर्शनल। और इस वाले में बी क्या था जी, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ, और ये फर्स्ट। तो ये हमारे पास सिर्फ इनके नाम है, और ये अगर आपसे जिसके बारे में कहा जाएगा फाइंड करें, वो आप लोग फाइंड कर लेंगे। किस फार्मूला से, वही फार्मूला जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की। ठीक है जी। अब यहाँ पर 4 एग्जांपल्स दी गई हैं। एक में फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड द अननोन इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हमने ये वाली चीज़ें फाइंड करनी है। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो चौथी वैल्यू भी इनसे डिफरेंट होगी। अब चूंकि सब में एक्स आ रहा है, तो हम इससे कोई डिफरेंट वैल्यू लेते हैं ताकि ये मिक्स ना हो जाए। तो इन्होंने जो क्वेश्चन में वैल्यू ली है वो ली है जी टी। आप टी के अलावा भी कोई वैल्यू पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेन प्रोडक्ट और एक्सट्रीम प्रोडक्ट इक्वल आ जाएंगे, तो ये 4x की ताकत 4 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो आंसर आ जाएगा t इक्वल 9x⁴। ठीक है जी। अब कहते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो दरमियान में वैल्यू है उसको हम 2 मरतबा लिखेंगे, और इस तरह से ये है जी। बाकी जो क्वेश्चन हैं उनमें ये चीज़ इस्तेमाल होगी। अब जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू 20, वो ए की जगह पे आ जाएगी। सेकंड वैल्यू 45 बी, और ये बी, यहाँ दोनों पर 45 आ जाएगा। और जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, जो एक्स उसको आप नाम दे दें, वो लास्ट पे आ जाएगा। तो ये जो इन्होंने फाइंड किया, ये मीन प्रोपोर्शनल फाइंड किया, क्योंकि एक्स जो है वो दरमियान में लिखा हुआ है। ये जो दरमियान में वैल्यू है ये मेन प्रोपोर्शनल की है, तो यहाँ पर फिर थर्ड प्रोपोर्शनल के बजाय मेन प्रोपोर्शनल लिखा होना चाहिए था। ठीक है जी। देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा। थर्ड प्रोपोर्शनल कहा है ना,
तो इन्होंने इधर मीन फाइंड किया तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो थर्ड हम फाइंड करके देखते हैं जी 20:45 प्रोपोर्शनल 45 रेशो एक्स। 20x और 45 स्क्वायर, 20x इक्वल 45 स्क्वायर। तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 45 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलते हैं मेन प्रोपोर्शनल की तरफ। तो देखें जी, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई और ये हमारे पास लास्ट वैल्यू आ गई। तो हमने मिडल वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी जगह पे हमने कोई वेरिएबल पुट कर दिया। ठीक है, तो अब वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो टी स्केयर इक्वल 3 to 4। तो जब हम स्केयर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा +-18। फाइंड द अननोन इन कॉन्टिन्यूड। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का भी वही है कि ये जो हमारे पास दरमियान वाली टर्म है ना, उसको हम 2 मरतबा लिखते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में ये वैल्यू जो है वो 2 मरतबा लिखी जा चुकी है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। तो यहाँ पर हमारे पास 3p-6 का स्केयर बन जाएगा। स्केयर रूट लेने से हमारे पास आंसर 2 आएंगे, जमा -18। और यहाँ से एक मरतबा जमा का और एक मरतबा माइनस का हम लिख के 2 आंसर से निकालेंगे पी के। एक आ जाएगा 8 और दूसरा आ जाएगा -4। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.5 कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अगर हमारे पास दोनों रेशोज़ जो हैं वो क्या हैं जी, इक्वल हैं। तो दोनों रेशोज़ को आप इक्वल रखें, इनको आप कोशेंट फॉर्म में लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें तो पी का आंसर आ जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि 2 नंबर्स आर इन रेशो 5:8, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5x रेशो 8x या 5 के इंटू 8 की। ठीक है, इफ़ 9 इज़ एडेड इन बोथ, यानी कि दोनों में जो है वो 9 जमा हो रहा है। ठीक है जी, देन वी गेट न्यू रेशो। तो जो नई रेशो आएगी वो आएगी 8:11। तो ये देखें पहला ही सवाल बन चुका हमारे पास। ठीक है, इनको आप क्वेश्चन फॉर्म में लिखें और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ट्राई कीजिएगा और x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास। ये आप लोग यहाँ से बच्चों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ़ a रेशो b इक्वल है 7:6 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इन दोनों रेशोज़ को आप क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे और जो दूसरे वाली रेशो है उसमें से आप हमें क्या चाहिए जी, a/b कॉमन चाहिए। तो b जो है वो फ्रैक्शन में चाहिए, तो इसका मतलब हम b कॉमन लेंगे, जो फ्रैक्शन में है वो कॉमन ले लेंगे ताकि हमारे पास वो वैल्यू बन सके। और जहाँ पर a/b आ रहा है वहाँ पर आपने 7/6 लिखना और इसको सॉल्व आउट करना और आपके पास आंसर आ जाएगा 51:7, 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एक्स इन फॉलोइंग प्रोपोर्शन। देखें जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ऐसे आप इसको लिखेंगे तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई जो है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि वाई इक्वल के एक्स हम इसको लिख सकते हैं। अब वाई की कीमत है 7 और एक्स की कीमत है 3। तो वाई 7 है, एक्स 3 है, 3 इधर आके डिवाइड होगा, के की कीमत आ गई 7/3। ओके, अब फर्स्ट टर्म में हमारे पास कहता है वाई फाइंड करें के की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर आप के की वैल्यू 7/3 रखेंगे तो वाई का आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे में कह रहा है कि वाई 35 है, तो एक्स मालूम करें। तो वाई की जगह पे 35 रखें और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो एक्स 15 आ जाएगा। वाई मालूम करना, जब एक्स 18 है तो एक्स की जगह पे 18 रखें तो आपके पास वाई आ जाएगा जो कि 42 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि इफ़ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, यानी कि डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल के इंटू यू क्यूब। यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू यू की वैल्यू लिखने से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डब्ल्यू और यू की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास के की वैल्यू आएगी जो कि 3 होगी। तो पहला काम तो आपने ये करना है, बाद में जो उसने ये पूछा वो आपने हर स्टेप में फाइंड करना है कि डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ यू, यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर के की वैल्यू लिखें 3। तो 3 लिखने से आपके पास ये W इन टर्म्स ऑफ U आ चुका। फिर कह रहा है कि W फाइंड करें जब U आपके पास 5 होगा। तो U की जगह पे आप 5 रखेंगे, 5 क्यूब इक्वल टू 125। 125 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 375 आपके पास आंसर आ जाएगा।
थर्ड पार्ट है, कहता है कि यू फाइंड करें जब डब्ल्यू जो है वो 37, आई थिंक 37 ही लिखा हुआ है, और 3⁻⁷ लिखा हुआ है। ठीक है जी, 3⁻⁷। अब यहाँ पर यू क्यूब के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3⁻1 है, यहाँ पर 3⁻7 है, बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी माइनस, तो हमारे पास 3⁻6 जवाब आ जाएगा। तो यही इन्होंने लिखा हुआ है। अब दोनों तरफ जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास यू का आंसर जो आएगा जाएगा वो आ जाएगा 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है, बस इसमें हमने एक ही चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड वाई व्हेन एक्स इक्वल 126। ठीक है जी, तो वही पहले सबसे पहले तो आपने इक्वल लिख के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपने वाई फाइंड करना है, वाई इक्वल कांस्टेंट जो कि 14 है और ज़रब एक्स की कीमत जो कि आपको 126 दी गई है, आपने इसको मल्टीप्लाई करवा कैंसिलेशन करके वाई की कीमत निकालनी है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए बराबर जो होगा वो के बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ए की कीमत रखें, आर की कीमत रखें, तो आपके पास के की कीमत 18 आ जाएगी। फिर आपने आर मालूम करना है, जब ए जो है वो 72 होगा तो ए की जगह पे 72 रखें, के की जगह पे 18 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 72 आर स्क्वायर इक्वल 18, यानी कि 72 आर स्क्वायर इक्वल 18। अब 72 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल 18/72। तो जब ये कैंसिलेशन होगा तो आर स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1/4। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से आंसर आ जाएगा आर इक्वल ±1/2। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सिमिलर है। एम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन क्यूब के, एम की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 4। आपने एम फाइंड करना है एन की टर्म में, एम फाइंड करना है जब एन 6 हो, एन फाइंड करना है जब एम 432 हो। तो सिमिलर हमने इस तरह के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी परफॉर्म किए हैं, तो ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। सोल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करें, यानी कि हम इसको लिखेंगे 5:8 प्रोपोर्शन 15 कोई नया कांस्टेंट यानी कि एक्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके हम वहाँ से एक्स की कीमत फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से सेकंड वाले क्वेश्चन का मैं गैस दे देता हूँ आपको। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो इसको हम लिखेंगे 6:12 प्रोपोर्शनल 12:x। तो यहाँ से हम एक्स फाइंड कर लेंगे। फिर जब मेन प्रोपोर्शनल लिखना है तो इसको हम लिखेंगे 20:x प्रोपोर्शनल x:45, यानी कि मेन में आ गया ना, तो x फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मेन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा। फिर हमारे पास कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शनल आ जाएगा, वो भी इसी तरह से, उसको हम लिखेंगे 8:x प्रोपोर्शनल x:8। तो ये कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ से भी मेन का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हमारे पास आंसर देगा। तो ये पहले 2 पार्ट्स का सलूशन है और ये हमारे पास नेक्स्ट 2 पार्ट का सलूशन है। तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, सलूशन आपके सामने है। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 11, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली, यानी कि एस जो है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो एस इक्वल के आर लिख सकते हैं हम इसको। एस की कीमत है जी 16 पाई और आर की कीमत है 2। आपने आर फाइंड करना है जब एस की कीमत 36 पाई होगी। तो सिमिलर क्वेश्चन इस तरह के हमने एग्जांपल्स भी किए हैं, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। और ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।